राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे डेटा एंड लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आए हैं एक इंटरव्यू क्लिप के ऊपर, जो कि है मिस्टर मधु केला का। तो मधुसूदन केला ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के, एंड इन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट स्टोरी शेयर किया है, जहाँ पे इन्होंने वाड़ी एनर्जीज में बहुत अर्ली स्टेज में निवेश किया था। तो इन्होंने क्या बताया दैट आई अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस इन सूरत वेयर जयंत सिन्हा said that if we don't make a meaningful progress on climate change, at least 25 cities around the world could see temperatures exceeding 60 degrees Celsius। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत पहले की बात हो रही है, जब जो वाड़ी के मैनेजमेंट है उन्होंने ये बोला था कि अगर अभी से हम क्लाइमेट के ऊपर काम करना शुरू नहीं करते तो 25 से ज़्यादा सिटीज़ जो है 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर फील करने वाला है। दैट मेड मी रियलाइज कार्बन न्यूट्रलिटी इज़ ए मैसिव लॉन्ग टर्म थीम। Wadi had already been a business for 20 years, and when we met the promoter, company was available at a valuation of around 4,500 crore। मतलब आज के दिन वाड़ी का जो मार्केट कैप है वो कितना बड़ा बन चुका है वो आप समझ सकते हो। तो बेसिकली इधर पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, वो एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट हुआ कि ये थीम आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, एंड इसी से मिस्टर मधु केला ने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया। ऐसा ही दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा थीम अगले 20 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए बहुत बड़ा बनने वाला है? अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे जो वाटर का थीम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है। हाँ, उतना चर्चा नहीं होता है, ज़्यादातर लोग ईवीज, डेटा सेंटर, एआई इनके ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बनने वाले, ऑब्वियसली बनेंगे। बट मेरे को जो एक अंडरडॉग टाइप का लगता है वो है वाटर थीम, वाटर मैनेजमेंट का थीम। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते। अगले 50 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा IPOs मार्केट में फ्लडेड होने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? क्योंकि एक दिन में ऑन एन एवरेज 2 IPOs आने वाले। 10 अगस्त से लेके सितंबर महीने की 30 तारीख को बहुत सारे IPOs आएंगे। हाँ, उनमें से कुछ आपको IPOs में क्वालिटी मिलेंगे, तो कुछ आपको लो क्वालिटी IPOs भी मिलेंगे, या आप बोल सकते हो ज़्यादातर लो क्वालिटी IPOs होंगे जहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। तो कौन से में अप्लाई करना है, कौन से में नहीं करना है, उसका अपडेट मैं आपको टाइमली प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, किसी ने ये कमेंट किया कि आप लास्ट 2-3 IPO से बता नहीं रहे हो कि कौन से IPO में आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं। देखिए, मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद यहाँ पे सोच के ख़राब लगता है कि अरे बताऊँगा फिर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, वो आपको बताऊँगा क्या फ़ायदा। बाकी दोस्तों, जिन IPOs में आप मान लो कि 25-30% या उससे ज़्यादा का GMP चलता है, वहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, बट मिलता नहीं है, वो बात अलग है। बट 25-30% आप पकड़ लो कि अगर उससे ज़्यादा GMP होगा तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। या अगर कोई बहुत ही बड़ा IPO है जहाँ पे हो सकता है कि GMP थोड़ा कम है, लाइक जो SBI फंड का IPO था वहाँ पे भी अप्लाई किया था, GMP कम था, आई थिंक 16-20% समथिंग था, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर दिया था, बट वहाँ पे भी मेरे को नहीं मिला। इतना बड़ा IPO, इतना ज़्यादा चांस था मिलने का, वहाँ पे भी नहीं मिला, ठीक है। तो जो भी IPO आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, एंड बाकी हाँ, ये भी कोशिश करेंगे कि मैंने अप्लाई किया है या नहीं वो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दें, चाहे वो यूट्यूब वीडियो के ऊपर हो या टेलीग्राम जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे हो। नेक्स्ट जो अपडेट है ये बेसिकली जेफरीज का जो पोर्टफोलियो है, इंडिया पोर्टफोलियो, उसको लेकर है, जहाँ पे जेफरीज ने HDFC बैंक को रिमूव कर दिया है अपने पोर्टफोलियो से, PV फिनटेक को भी निकाल दिया है जो इनका इंडिया का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। उसके जगह में इन्होंने ऐड किया है MCX को एंड लेंसगार्ड सोल्यूशन को। उसके अलावा जो REC कंपनी था पहले इनके पोर्टफोलियो में, उसको भी निकाल दिया। उसकी जगह इन्होंने ऐड किया है बजाज फाइनेंस को, ठीक है। भी बजाज फाइनेंस को ऐड किया, ठीक है, बट बजाज फाइनेंस में ना बहुत सारे खबर इस टाइम पे निकल कर आ रहा है, एक एक करके कवर करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद इटरनल मतलब जोमेटो में इन्होंने जो वेटेज है उसको और इंक्रीज़ किया, भारतीय एयरटेल में जो वेटेज है इन्होंने कम किया। तो ये बेसिकली चेंजेस है जेफरीज का जो इंडिया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम देखने वाले ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड का जुलाई का पोर्टफोलियो अपडेट। ये जो फंड है ना, इधर पे मैं खुद SIP करता था, बट कुछ ऐसे स्टॉक थे जो शायद मेरे कंफर्ट जोन के बाहर थे। कंफर्ट जोन मतलब मेरे एथिक्स के बाहर है, कुछ एल्कोहल स्टॉक थे, तो उस वजह से मैंने एग्जिट कर लिया।
बाकी फंड बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इन्होंने एक नया पोजीशन बिल्ड किया है जुबिलेंट फूडवर्क्स में। तो यहाँ पे इसके अलावा जो फ्लेक्सी कैप का अपडेट है वो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे भी कुछ न्यू एडिशन हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर किसी को देखना है कि कौन कौन से स्टॉक इनके पास है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इधर पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स का नाम, तो इधर पे ही कहीं पे होगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इस साइड में आ जाते, इस साइड में आ जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जुबिलेंट फूडवर्क्स का नाम एंड जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे इन्होंने 2.47% का एलोकेशन जुबिलेंट फूडवर्क्स में प्रोवाइड किया है। बाकी कंपनीज तो आप चेक कर ही सकते हो, ऑरोबिंदो फार्मा है, देन यहाँ पे ग्रैनुअल्स है, मारुति है, टाटा मोटर्स है, उसके अलावा भारती एयरटेल है, बहुत सारे कंपनीज है। आप एक एक करके चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, तो ये अपडेट हो गया। जो केन्नथ अंद्रादे है, जो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे ये चेंजेस की है। अभी दोस्तों बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। बजाज फाइनेंस का स्टॉक लास्ट डे को 5.5% से ज़्यादा गिरा एंड ये कोई नॉर्मल फॉल नहीं है। ये गिरावट हुआ है दोस्तों आरबीआई के एक डिसीजन के चलते, एंड वो डिसीजन क्या है एंड कितना इम्पैक्ट डालने वाला है बिजनेस में, बजाज फाइनेंस के ईपीएस में, अर्निंग में, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जेफरीज ने दोस्तों बजाज टारगेट प्राइस दिया, खराब नहीं, अच्छा टारगेट प्राइस है, बाय रेटिंग है, 1280 का टारगेट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा दैट प्राइस करेक्शन सीम्स लार्जर, मतलब जितना इम्पैक्ट होगा इस न्यूज़ के चलते उससे ज़्यादा ही कुछ इम्पैक्ट हो गया एंड रिएक्शन मार्केट ने दिखा दिया। तो बेसिकली दोस्तों फ्लेक्सी लोन जो है बजाज फाइनेंस का करेंटली 14% है टोटल लोन्स का, एंड अभी थोड़ा सा और नीचे आए तो फ्लेक्सी लोन्स के ऊपर बजाज फाइनेंस जो है वो 50 बिप्स हायर यील्ड भी बनाता है, ठीक है। एंड अभी फ्लेक्सी लोन के ऊपर आरबीआई का नया रूल आया है जिसके चलते थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट इम्पैक्ट कितना, ईपीएस लेवल पे 1 से लेके 1.5% का इम्पैक्ट आएगा, मतलब 1.5% इम्पैक्ट आएगा ईपीएस के ऊपर। बट जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 5% गिर गया न्यूज़ आने के बाद, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। एंड इसी वजह से जेफरीज ने कहा कि जितना होना चाहिए था नेगेटिव इम्पैक्ट उससे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ईपीएस गिरेगा 1.5%, स्टॉक गिर गया 5%। ओके, तो ये अपडेट है बजाज फाइनेंस का। इधर तक तो ठीक था कि न्यूज़ आया, नेगेटिव रिएक्शन हो गया, ठीक है चलो जितना होना था उससे ज़्यादा हो गया। बट उसी बीच एक और अपडेट आता है। वो अपडेट दोस्तों दिखाने के लिए मैं आया हूँ ट्रेंडलाइन के वेबसाइट के ऊपर। बजाज फाइनेंस का नाम आप देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर तो आपको क्या दिखेगा कि इधर पे दोस्तों बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो कंपनी के प्रोमोटर है, बजाज फाइनेंस का प्रोमोटर है, इन्होंने शेयर बेचा कब, 7 अगस्त 2026 को, लास्ट फ्राइडे को। एंड कितना क्वांटिटी वो आप देख सकते हो। एंड अगर किसी को वैल्यू देखना है वो देख सकते हो। इधर पे वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं तो 29 करोड़ से ज़्यादा का ये सेलिंग देखने को मिला है प्रोमोटर्स के द्वारा। तो ऐसे टाइम पे सेलिंग आना, क्योंकि एक तो ख़राब खबर है, ऊपर से प्रोमोटर सेलिंग उसी दिन, ये बन जाता है थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अभी बजाज फाइनेंस देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है, एंड सेलिंग से पहले बाइंग भी हो रहा था कंटिन्यूसली, बट बाइंग के जो क्वांटिटी थे ना वो 15,000 10,000 ऐसा था। पर जब सेलिंग आया सीधा 2.5 लाख क्वांटिटी बेचा गया, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर की तरह जो है वो काम कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे क्या होता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट है एक्वस लिमिटेड के ऊपर। एंड एक्वस के ऊपर थोड़े दिन पहले हमने बात किया था कि ये जो कंपनी है ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक मल्टी डिकेडल अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का मार्केट कैप आज के दिन 16,000 करोड़ का है। एंड ये जो कंपनी है ना, इसने रिसेंटली जो नंबर पोस्ट किया, अगर आप देखेंगे तो बहुत खास नहीं था। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सेल्स में अच्छा ग्रोथ है 54%, बट प्रॉफिट ग्रो ही नहीं हुआ था। प्रॉफिट उल्टा बहुत ज़्यादा कंपनी का गिर गया था। एंड परसेंटेज वाइज साइड में देख सकते हो 53 करोड़ का लॉस है, मतलब प्रॉफिट में ही लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था। आप बोलेंगे उतना अच्छा नंबर नहीं है कि जो लॉस है वो कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। एंड ग्रोथ 54% का है, बट क्या स्टॉक में उसका कोई असर हुआ? आंसर है नो। स्टॉक जो है ये तो कंटिन्यूसली भागे जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है ना इसका प्रेजेंट नहीं इसका फ्यूचर देख रहा है, एंड फ्यूचर बहुत खास होगा, इसी वजह से स्टॉक को भगाया जा रहा है। इधर पे दोस्तों एक बहुत बड़ा खबर आता है, एक्वस को मिला है 15 ईयर का
सेफ्रॉन कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर एयरबस A320 व्हील्स। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी को मिल गया 15 साल का ऑर्डर, एंड वो भी एयरबस जैसे बड़ी कंपनी से। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। एंड जैसे मैंने बताया कि ये पूरा जो सेक्टर है, पूरा जो थीम है वो मल्टी डिकेडल अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ से कंपनी ने बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे फ़ायदा है वो उठाया तो है अभी थोड़ा सा, बट आगे उठाने वाला है, एंड उसके चलते इनको बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। ओके, एंड ये जो कंपनी है ना, ये 4000 प्लस डिफरेंट एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है। मतलब ये पूरे इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है इस कंपनी का। पूरे इंडिया में जितने भी लिस्टेड कंपनी है उनमें से ये अकेला कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एरोस्पेस सेगमेंट में। ओके, चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट एक आप लोग शायद ये न्यूज़ सुना होगा कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक नया बिल प्रेजेंट किया है, एंड उस बिल में ये बताया जा रहा है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है शायद उसके ऊपर एक फ़ी लग सकता है। ओके, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग सकता है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा जो और है विचार होगा, एंड अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ, बट बताया जा रहा है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2000 से ज़्यादा है, एंड जो अमाउंट आप मार्चेंट को पे करते हो, मार्चेंट मतलब किसी बिजनेस को आप पे करते हो, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस रिटेल में चले गए, स्मार्ट बाज़ार में चले गए या डीमार्ट में चले गए, वहाँ पे आपने शॉपिंग किया ग्रोसरीज़ का, तो वहाँ पे आपने पेमेंट किया 3000 का, आपको नहीं देना पड़ेगा, वो जो मार्चेंट है उनको देना पड़ेगा 0.3% समथिंग, तो ऐसा देना पड़ेगा। ओके, ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो फिर से जो ये खबर है वो निकल कर आया कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो चार्ज सकता है। हालांकि अगर आप 1500 के नीचे वाले ट्रांजैक्शन देखेंगे वही ज़्यादा, 86% तो वही है। 500 से लेके 2000 वाले ट्रांजैक्शन से 10% होते, बाकी 4% ही ऐसे ट्रांजैक्शन है जो 2000 के ऊपर वाले होते, एंड इसी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है कि इसी को कैप्चर करें, एंड मार्चेंट से हम 0.3% का जो फ़ी है वो ले। ओके, तो जो नॉर्मल पब्लिक है, जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, शायद उनके ऊपर ज़्यादा कुछ नुकसान जो है वो ना हो, फ़ी जो चार्ज है वो ना हो, बट ये हो सकता है। एंड ये अगर होगा तो एक कंपनी को शायद से फ़ायदा मिल सकता है, एंड वो है CMS इन्फो सिस्टम। क्योंकि जब से यूपीआई आया है ना, तो तब से लोगों ने कैश जो है वो कैरी करना बंद कर दिया है। मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं खुद का अगर एग्जांपल दूँ तो कैश कैरी करना मैंने बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। तो आप लोगों के साथ भी वही सेम चीज़ होगा कि यूपीआई के थ्रू ही आप लोग पे करते होंगे। तो एक कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो है CMS इन्फो सिस्टम। पहले कुछ साल पहले हम देखते थे कि ATM के बाहर कितने लंबे लंबे लाइन लगते थे, आज तो पूरा खाली पड़ा रहता है। तो CMS इन्फो सिस्टम ये बेसिकली कैश मैनेजमेंट के अंदर है, एंड कंपनी का स्टॉक काफ़ी टाइम से चला ही नहीं है। आप देखिए, एक साल पहले जो 450 पे था, आज वो यहाँ पे 250-300 के बीच में आ चुका है, तो काफ़ी गिरा है। एंड अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक एक टाइम में 600 पे चला गया था, एंड वहाँ से 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कैश जनरेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, बट एक ही चीज़ है कि अभी ग्रोथ नहीं ला पा रहा है कंपनी। अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर का नंबर तो कुछ ऐसा था, 2% ही सेल्स ग्रोथ, 20% कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, तो ये हुआ था मार्च में। ओके, तो अगर फिर से ये हो जाए तो शायद लोग कैश कैरी करना फिर से शुरू करें, यानी ये कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। देखते आगे क्या होता है। अभी दोस्तों आए हैं हम एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के ऊपर। ये जो अपडेट है ये हमको बताता है कि इंडिया में स्पेशली कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इस टाइम में बिल्ड हो रहे हैं। लास्ट 5 साल का डेटा दिया गया है। लास्ट 5 साल में मतलब 2021 से 2025 तक टोटल 1,70,000 से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा रजिस्टर जहाँ पे हुआ है वो है महाराष्ट्र, एंड इधर पे नंबर है 28,000। मतलब 1,70,000 में से ये अकेला स्टेट ने कंट्रीब्यूट किया 28,000 स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा बाकी स्टेट का भी अगर कोई देखना चाहे तो सेकंड नंबर पे नाम है यूपी का, उसके बाद कर्नाटका, देन गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, केरला, एंड इधर तक ये टॉप के स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स इस टाइम पे निकल कर आ रहे हैं। आप दोस्तों कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो कमेंट करके बताना ज़रूर। मेरा जो स्टेट है इस लिस्ट में नहीं है, एंड मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से, तो वो करेंटली इस लिस्ट में नहीं है। आप कहाँ से हो कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी दोस्तों हम देखने वाले एक सुपर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जिनका नाम है सुनील सिंघानिया। सुनील सिंघानिया एबाकस को मैनेज करते हैं। एबाकस को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं। जब एबाकस ने नीलकमल के स्टॉक में निवेश किया था उसके बाद स्टॉक सीधा 50% भागा। ये पावर है इस इन्वेस्टर का।
तो सुनील सिंघानिया के पास आज टोटल 31 स्टॉक है जिसका वैल्यू 2492 करोड़ का है। मतलब ये कोई छोटा इन्वेस्टर नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। बट पता है कि इनका पोर्टफोलियो का साइज़ 2018 में कितना था? जस्ट 15 करोड़। 15 करोड़ कम नहीं होता है, बट कहाँ 2500 करोड़, कहाँ 15 करोड़। सोच कर देखिए क्या मैसिव वेल्थ इन्होंने बिल्ड की है लास्ट 8 साल के अंदर। मैसिव मैसिव। अभी दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, चलिए एक एक करके आपके साथ शेयर करते। बट उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, ऐसे टाइप के इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, एंड चैनल को जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड दोस्तों अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट, स्टडी रिपोर्ट मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ, तो वो सारे एक्सेस करना है तो आप यूट्यूब में मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप वो सारी स्टडी रिपोर्ट अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हो, जब चाहे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अभी देख लेते कौन कौन से स्टॉक इनके पास है। तो सबसे पहला स्टॉक डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, एंड सबसे बड़ा जो हिस्सा है पोर्टफोलियो का वो इसी स्टॉक में है। 227 करोड़ का एलोकेशन इस कंपनी में। देन है कैरिसिल, 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। देन जुबिलान फार्मोवा, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, द अनूप इंजीनियरिंग, आईएफएल कैपिटल, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, साइंट डीएलएम, अरविंद फैशन, आयोन एक्सचेंज, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, सुवेन लाइफ साइंसेज। साइड में ना आप इनका एलोकेशन देखते चलना, जैसे कि इधर पे 90 करोड़ है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स 88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एफकॉम होल्डिंग्स, मैस्टेक, एचजी इंफ्रा, हेरिटेज फूड, आई फाइनेंस। ये वाला फाइनेंस कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। हिनवेड होम इनोवेशन, देन सीआरएम सिल्क मिल्स, रूपा एंड कंपनी, सेजल ग्लास, एमएनबी इंजीनियरिंग, टीटीके प्रेस्टीज, जाडो इंस्टीट्यूट, मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। जाडो इंस्टीट्यूट में हमने थोड़े टाइम पहले काफ़ी प्रोमोटर बाइंग भी देखा था। डीसीएम श्रीराम, देन इंडो गोल्फ कॉर्प साइंसेज, डीसीएम श्रीराम अगेन, एंड डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स, एंड ये कुछ कंपनीज है, बाकी छोड़ दीजिए। ये कंपनीज में छोटा छोटा एलोकेशन है, मतलब 30 करोड़ 15 करोड़, जो इनके पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा पार्ट है एज ऑफ नाउ। बट मेन तो कंपनीज ऊपर वाले थे जो हमने पहले ही चेक कर लिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे वीडियो। आपको वीडियो पूरा कैसा लगा कमेंट करके बताना। सच में अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा जेन्युइन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। एंड आपको पता है कि हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है तो इस वजह से व्यूज़ भी काफ़ी कम आते, बट कंटेंट सुपर क्वालिटी का हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो चैनल के अंदर जाइए, सब्सक्राइब के आपको बाजू में साइड में ज्वाइन बटन मिलेगा तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे कंटेंट्स आपको चैनल के अंदर मेंबरशिप वाली सेगमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।